नमस्ते, सदा वत्सले बात्रभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष रिपोर्ट की। लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है और लॉ कमीशन की ये जो रिपोर्ट आई है ये अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। हम सब जानते हैं कि अगर हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया है वो डिसीजन बहुत लॉजिकल है, ये बहुत मान्य होना चाहिए या इस पर वेल रिसर्च्ड है, तो थोड़ी सी जल्दबाजी मानी जाएगी। थोड़ी सी जल्दबाजी इसलिए मानी जाएगी क्योंकि हम उस स्तर पर 4 जजेस ने, 5 जजेस ने, 13 जजेस ने, या फिर हम कहें कि और जो उसमें 10-20 वकील खड़े थे, ऐसे 50 लोग मिलकर कोई चीज़ का निर्णय करते हैं, किसी बात का निर्णय करते हैं, तो वो निर्णय जो है वो बिल्कुल सही होगा, ये आवश्यक, मतलब ये सर्वदा सच नहीं है। इसका उसका दूसरा इलस्ट्रेशन ये भी है कि 3 जजों की बेंच ने जजमेंट दिया तो 5 जजों की बेंच ने उसको बदल दिया, 5 जजों की बेंच ने जजमेंट दिया तो 7 ने उसको बदल दिया, 7 वाले को 9 ने, 9 ने 11, 11 के 13। अभी एक ऐसा भी केस आया था कि 5 जजों की बेंच का एक जजमेंट है जो यूनिनिमस पास हुआ, मतलब 5-0 से पास हुआ, और दूसरी तरफ 7 जजों की बेंच का जजमेंट आया जो 4-3 से पास हुआ। सुप्रीम कोर्ट अभी 2-3 दिन पहले डिसाइड किया। तो सवाल यहाँ पर था कि 5 जजों की बेंच का जजमेंट माना जाएगा जो पांचों ने एक ही आंसर दिया, कि अब 7 जजों की बेंच का जजमेंट माना जाएगा जिसमें 4 ने आंसर दिया। दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो इसमें से कौन सा जजमेंट प्रभावी होगा, 5 जजों का या 4 जजों का? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 जजेस की बेंच बैठी थी, उसमें 4-3 का जजमेंट आया है, वो भले ही पिछली वाली 5 जजों की बेंच में से जो अफर्मेटिव आंसर देने वाले 5 जजेस हैं, एक ही बात को कहने वाले, उनके मुकाबले ये जो 4 जजेस कह रहे हैं 7 जजों की बेंच में, वो प्रिवेल करेगा। आप सोच सकते हैं कि 2 जजमेंट, एक जजमेंट 5-0 से आया, एक जजमेंट 4-3 से आया, तो अब 5-0 वाला माना जाए या 4-3 वाला माना जाए? 4-3 वाला 5-2 दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि 4-3 का माना जाएगा, भले 5-0 का नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो 7 जजों की बेंच थी। ऐसी बहुत सारी एनोमली आती रहती हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो सदैव के लिए नहीं है। कोर्ट के सामने जो फैक्ट आए, कोर्ट के सामने जो सर्कमस्टेंस आया, कोर्ट के सामने जिस प्रकार की बहस हुई, और माननीय न्यायाधीशों का जो उस समय मंतव्य था, उनकी जो मूल विचार थे, उस विचार को उन्होंने अपने रीजनिंग लगाते हुए अपने कलम से लिख दिया। तो आप सोच सकते हैं कि 11 जजों की बेंच का जजमेंट आया हो, कितने से? 6-5 से, 6-5 से, 6 फेवर में, 5 अगेंस्ट में, और फिर वही जजमेंट 13 जजों की अदालत में चला गया और 7-6 से जजमेंट आ गया। एक जज बढ़ गया, 2 जज बढ़ गए, पहले 6-5 से, उसको पलटने के लिए ये जो 5 हैं, इन 5 वालों के पक्ष में 2 जज और मिल गए, जो 2 बढ़ाए गए जज, 11 जजों की बेंच से 13 जज बढ़ाई गई, वो 6 जजों के फेवर में नहीं गया, वो 5 जजों के फेवर में चले गए, यानी कि अब वो 7 हो गए तो पलट गया। आप सोच सकते हैं कि एक जज काबिल नहीं है, क्या वो 5 काबिल नहीं है, या वो 7 काबिल नहीं है, या वो 6 काबिल नहीं है? सभी काबिल हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जजमेंट केवल फैक्ट, सर्कमस्टांसेस और बहस और उस समय अवेलेबल रिकॉर्ड, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड के बेस पर आया था। लेकिन जब लेजिस्लेशन कोई कानून पास करता है तो लेजिस्लेशन उस कानून को बहुत सारे पहलुओं से, बहुत सारे मंत्रालयों से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों से, लॉ कमीशन की रिपोर्ट से, स्पेशल कमीशनों की रिपोर्ट से, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस के बाद वो लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपार्टमेंट जाता है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में कई जजेस बैठे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के या जो एडवोकेट्स रहते हैं, वो सब मिलकर उसकी स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी करने के बाद पार्लियामेंट्री कमेटियों के पास जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटियों के बाद जब वो अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर वो संसद में रखा जाता है, और संसद में रखने के बाद फिर उस पर बहस दोनों सदनों में होती है, और इसके बाद वो कानून का रूप लेता है। तो आप सोचो कि एक इतनी लंबी प्रक्रिया से कानून बना हो, जिसमें हजारों की संख्या में माइंड अप्लाई किया गया हो, और एक तरफ वो 5 जजेस, 7 जजेस, 3 जजेस, 2 जजेस, 11 जजेस में आज तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जजेस, उसमें से भी 7-6,
और उसमें दोनों तरफ से 10-10 वकील, 20-20 वकील और लगा लो, तो मैं कहता हूँ कि एक 20-25 लोगों ने उसके पक्ष में, जो जजमेंट आया उसके पक्ष में कहा होगा। तो मटेरियल, अवेलेबल मटेरियल ऑन रिकॉर्ड के बेस पे ही जजमेंट आया। इसलिए इस जजमेंट को पलट दिया जाए लेजिस्लेशन के द्वारा, तो इसमें माननीय न्यायाधीशों को बुरा नहीं लगता। हाँ, ये भी है कि एक चीज़ निश्चित रूप से संशोधन मांग रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये मांग रही है कि इस्टेब्लिश्ड लॉ, यानी कि जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है उसको समाप्त करने के लिए या उसको ओवररूल करने के लिए कोर्ट केवल स्ट्रक्चर पास करे और स्ट्रक्चर पास करके पार्लियामेंट को दे दे। मतलब एक और रिसर्च करे, जैसे तमाम कमीशनों की रिपोर्ट आई वैसे ही कोर्ट की भी जो सिटिंग जजेस हैं उनका वो डिसाइड करें और डिसाइड करके ओवर रूल करे बगैर वो दे दें पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट से कहें ये जो हमने रिसर्च करके दी है, रिसर्च पेपर दिया है, स्ट्रक्चर पास किया है, इसकी नज़र में इसको फिर से देखिए और फिर इसको आप अप्लाई करिए। ऐसा ही रिपोर्ट नंबर 279 लॉ कमीशन की आई है, यूजेस ऑफ लॉ ऑफ सेडिशन। ये जो देशद्रोह का कानून था ना 124 से आईपीसी का, उस पर आया है। अब आर्गूमेंट उस पर बहुत सारे थे, ज़्यादातर जो इस समय विरोध में हैं उनका आर्गूमेंट ये था कि कॉलोनियल टाइम का ये कानून है, आर्टिकल 124 कैपिटल ए। कॉलोनियल टाइम पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके खिलाफ ये कानून बनाया गया था। खासतौर से इसके लिए 124 कैपिटल ए के लिए यह कहा जाता है कि इस पर तिलक को सजा देने के लिए बनाया गया था देशद्रोह का कानून। इसलिए साहब ये कॉलोनियल टाइप का कानून है, इसको ख़त्म कर दें। कॉलोनियल टाइम की तो पार्लियामेंट भी थी, कॉलोनियल टाइप की तो रेलवे भी है, कॉलोनियल टाइम के तो भारत में सड़कें भी बनी हुई हैं, कॉलोनियल टाइम की सभी कानून बने हुए हैं लगभग कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़कर। तो क्या इन सब का त्याग कर देना चाहिए? मानना ठीक है कि इनका त्याग कर देना चाहिए, लेकिन जितनी उपयोगिता है उतना उपयोग तो करना ही चाहिए। एयरपोर्टों को नष्ट नहीं किया जा सकता, पार्लियामेंट को तोड़कर ख़त्म नहीं किया जा सकता, हर एक रेलवे स्टेशन को नहीं तोड़ा जा सकता, हर एक पुल ब्रिज को नहीं तोड़ा जा सकता, उस समय के भवनों को नहीं तोड़ा जा सकता, उस समय की रिपोर्टों को नहीं तोड़ा जा सकता, उस समय डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस को नहीं तोड़ा जा सकता। क्या है कि जितनी उपयोगिता मिनिमम जिनसे काम चल सकता है उतना रखिए, बाकी नया बना लीजिए और धीरे धीरे करके संशोधन करिए। और सुप्रीम कोर्ट के सामने 2022 में और सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने सेक्शन 124 कैपिटल ए इंडियन पिनल कोड पर रोक लगा दी थी। केस का नाम था एसजी वम्बाटकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 7 SCC 433। इस पे ये कह दिया गया था कि भाई इस पर रोक लगाई जाती, सभी राज्यों को कह दिया गया था इस पर रोक लगाई जाती, इस पर कोई FIR भी दर्ज नहीं होगी। यानी कि कोई भी राज्य इस पर कोई FIR नहीं दर्ज करेगा, कोई देशद्रोह करता है तो उस पर कोर्सिव एक्शन भी, उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। ये इसको हम सस्पेंड कर देते हैं, इसको सेक्शन को ही सस्पेंड कर देते हैं। और सभी ट्रायल जो पेंडिंग हैं, जो अपीलें पेंडिंग हैं और जो प्रोसीडिंग पेंडिंग है उनको भी अधर में छोड़ दिया जाता है, उनको रोक दिया गया। किस लिए किया गया होगा पता नहीं, कोई कारण जरूर होगा जिसकी वजह से इस केस में ये कह दिया गया कि अभी सेक्शन 124 कैपिटल ए देशद्रोह का जितने मुकदमे देश में चल रहे हैं, नए वाले लिखे नहीं जाएंगे और पुराने वाले सभी यहीं रोक दिए जाते हैं। हालांकि उसके बाद एक केस और आया और उसमें तो महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने एक अजीबोगरीब काम कर दिया था। आपको याद होगा कि नवनीत राणा जो कि हनुमान चालीसा पढ़ने गई थी उद्धव ठाकरे के घर के सामने, क्योंकि लाउड स्पीकर बहुत तेज़ बज रहे थे, नमाजें बहुत तेज़ हो रही थी, रोड घेरी जा रही थी, उद्धव ठाकरे सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी, खूब तेज लाउड स्पीकर की आवाज़ें कानों में गूंज रही थी, लगातार उन पर आह्वान हो रहा था कि लाउड स्पीकर बंद करवाइए, रोडों पर नमाजें बंद करवाइए, रोडों पर मंदिरों के पंडाल बंद करवाइए ताकि आम जनता को कष्ट ना हो। इस बात को लेकर वो हनुमान चालीसा पढ़ने गई तो महाराष्ट्र सरकार ने नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ, जो MLA भी हैं वहाँ से अमरावती से, उनके खिलाफ एक मुकदमा दाखिल कर दिया। उस मुकदमे को सेक्शन 124 कैपिटल ए यानी कि देशद्रोह बता दिया। हनुमान चालीसा देशद्रोह हो गया तो और इम्तहान हो गई, सुप्रीम कोर्ट को और वो अवसर मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर अपनी बात कही और उन्होंने कहा हम इसको सबको पहले से रोके पड़े, इसलिए अब ये नहीं हो सकता। चलिए भाई मान लेते हैं, ये SG वम्बाटकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में रोक लगा दी गई। लेकिन आपको याद होगा ये विषय जब केंद्र की सरकार बनी थी मोदी जी के नेतृत्व में, उस समय ही ये विषय आने लगे थे।
और हाँ, हमें चाहिए आज़ादी और ये वो इस तरह के केसेस आने लगे थे। उन केसेस में भी फिर वही केदारनाथ चैलेंज हुआ था, कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंह भी, हमें चाहिए आज़ादी, अफ़ज़ल तुम शर्मिंदा हो, कातिल ज़िंदा हैं, ये वो बहुत कुछ बातों पर इन लोगों ने उन जेएनयू के छात्रों को फेवर किया था और लगातार कह रहे थे कि साहब 1962 का एक जजमेंट है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ बिहार। और केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अनुसार ये एक भी देशद्रोही नहीं है जो नारे लगा रहे हैं, जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और दुनिया भर की दलीलें उस समय दी गई थी। कोर्ट में भी ये सारी बातें लगातार हो रही थी चलें। केंद्र सरकार ने 2016 में लॉ कमीशन को लिखा और लॉ कमीशन से कहा कि आप हमको इस पर सजेस्ट करिए कि आखिर 124 कैपिटल ए पर हम क्या करें। माननीय ऋतुराज अवस्थी जी, जो इस समय लॉ कमीशन के अध्यक्ष हैं, यानी कि चेयरमैन हैं, वो कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तर प्रदेश में वो न्यायाधीश थे, उत्तर प्रदेश से वो कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश हुए और फिर वहाँ से वो सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद उनको लॉ कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। वो 22वें विधि आयोग के चेयरमैन हैं। उनकी रिपोर्ट आई, अभी आई। उन्होंने कहा कि 124 कैपिटल ए जिस पर ये आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि कॉलोनियल टाइम का है, इसलिए इस पर ये होना चाहिए, उन्होंने कहा ये सब गलत है। साथ में उन्होंने कहा 124 कैपिटल ए चाहिए ही चाहिए, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसको ख़त्म करने का मतलब है कि आप टूल्स हाथ से काट देना। जो लोग देशद्रोह करेंगे, जब कानून नहीं होगा तो उनको सज़ा कैसे मिलेगी? फिर तो ये खूब, मतलब आप सोच के देखो, जो जैसा ऋतुराज अवस्थी जी कह रहे हैं उसके अनुसार तो खूब सारा ऊधम मचाना लोग शुरू कर देंगे। कुछ भी करो, देश के खिलाफ कुछ भी करो, कोई देशद्रोह नहीं लगता, कोई कानून नहीं बनता। आर्गूमेंट जो दिया जाता है यूएपीए एक्ट, तो उन्होंने कहा यूएपीए एक्ट और एनएसए एक्ट दूसरी चीज़ों को डील करते हैं, लेकिन आज हमें आवश्यकता है कि हम ये जो 124 कैपिटल है, ये ए है, इसको बरकरार रखें। 124 कैपिटल ए जो हमें ताकत देता है और ये बताता है कि हमें देशद्रोह के कानूनों की आवश्यकता है। अगर देशद्रोह का कानून नहीं होगा तो अफरा तफरी ज़्यादा फैल जाएगी। वो उन्होंने कहा संशोधन की आवश्यकता है। केदारनाथ के केस के अनुसार, केदारनाथ का जो जजमेंट आया 1962 में, उसके अनुसार उसमें संशोधन कर दीजिए। संशोधन भी उन्होंने प्रपोज किए, उसके अनुसार संशोधन कर दीजिए, संशोधित 124 कैपिटल लागू कर दीजिए। लेकिन 124 कैपिटल देशद्रोह का कानून खत्म करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं होगा। एक बात और उन्होंने इसमें कह डाली, उन्होंने कहा कि इसमें जो उम्र कैद और उम्र कैद के अलावा 3 वर्ष तक की सज़ा के प्रावधान हैं, उसको 3 से बढ़ाकर 7 वर्ष कर देना चाहिए। यानी कि जो कोर्ट कह रहा था इसको ख़त्म कर दो, इस पर बताओ, केंद्र सरकार कह रही थी साहब हम इस पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ जाने दीजिए फिर बात करेंगे, हम इस पर पुनर्विचार करने को तैयार हैं, इसको आप अपने आदेश से ख़त्म न करें। क्योंकि 124 कैपिटल सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ से ख़त्म करने को कह रहा था कि हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं। उस समय केंद्र सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मत डिक्लेयर करिए प्लीज़, हम इस पर पुनर्विचार कर लेते हैं कि इसका क्या होने वाला है। और पुनर्विचार किस आधार पर करेंगे? लॉ कमीशन में 2016 में ही लिख दिया था केंद्र सरकार ने, क्योंकि उनको लगा होगा कि भविष्य में ये आने वाला है और इस तरह के आर्गूमेंट चल ही रहे थे उस समय। इसलिए अब उसको पुनर्विचार कैसे किया जाए, ये एक सवाल है। तो पुनर्विचार करने के लिए ऑनरेबल केंद्र सरकार ने लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ गई है और लॉ कमीशन ये कहता है कि जिसने देशद्रोह किया है, कोई शब्दों से, सिग्नल से, साइन से, इशारे करके कोई भी भारत सरकार के खिलाफ हेट्रेट पैदा करता है, भारत सरकार के खिलाफ विश्वास ख़त्म करता है, भारत को तोड़ने की साजिश करता है, भारत के टुकड़े टुकड़े होना ऐसा वो प्रयास करता है, ऐसे सभी मामलों में उम्र कैद की सज़ा है। इसमें उन्होंने कहा कि अगर इसमें केवल प्रयास किया जाता है, सफल नहीं हो पाए, तो फिर 3 साल तक की सज़ा और फाइन है। ये लॉ कमीशन ने कहा ये 3 साल तक की सज़ा नहीं, इसको 7 साल होना चाहिए कम से कम। क्यों 7 साल होना चाहिए? क्योंकि 3 साल में जो प्रयास करता है, मोस्टली तो भारत सरकार की भाई इंटेलिजेंस एजेंसियां रहती हैं, रॉ काम करती है, लोकल पुलिस काम करती है, LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट काम करती है, सब कोई काम करता है, लोग भी सहयोग करते हैं। ऐसी परिस्थिति में इन सभी से जब प्रयास करते हैं तो देशद्रोह कर तो नहीं पाता है, उसको रोक दिया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में 99% केसेस में देशद्रोह नहीं होने दिया जाता। तो देशद्रोह हो जाएगा
तो हम 124 से लगाकर उसको उम्र कैद देंगे, फाइन भी लगाएंगे। लेकिन देशद्रोह नहीं हो पाता, अटेम्प्ट करता है तो इनके लिए केवल 3 साल की सज़ा, फिर वो करेगा 3 साल की सज़ा काट कर। ऐसी परिस्थिति में इनको 7 वर्ष की सज़ा होनी चाहिए जो अटेम्प्ट टू सेडिशन करते हैं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट बिल्कुल उल्टी रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि हम इसको स्टे कर सकते हैं, हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, तब केंद्र सरकार ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने से पहले समय मांग लिया था और कहा था हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के पक्ष में सेक्शन 124 कैपिटल ए इंडियन पिनल कोड आता है और ये जो डॉक्टर ऋतुराज अवस्थी जी की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट अपने आप में बता रही है, क्योंकि लॉ कमीशन की रिपोर्ट का मतलब है बहुत सारे लोगों ने उस पर डेटा लिया होगा, रिसर्च किया होगा, तमाम तरह के जजमेंटों को स्टडी किया होगा। और चूंकि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, इसलिए खूब सारे लॉ कमीशन तो वैसे भी अंदरूनी चीज़ें निकाल कर लाता है और लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे जजमेंट भी करता है। इसलिए इस मामले में मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और जो स्टे है उसको स्टे को समाप्त करते हुए, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि केंद्र सरकार जो नई इंडियन पिनल कोड बना रही है उसमें सेक्शन 124 कैपिटल ए को जो नया नंबर मिलेगा और उसकी जो डेफिनीशन होगी उसमें केदारनाथ के जजमेंट को ज़रूर शामिल करेगी। केदारनाथ के जजमेंट के अनुसार ये बात भी इसमें कही गई है कि सीधी FIR ना लिखी जाए। सीधी FIR लिखने की बजाय इस मामले में पहले एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए, प्री इन्वेस्टिगेशन किया जाए। प्री इन्वेस्टिगेशन के बाद केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, अगर राज्य का मामला है तो राज्य सरकार से, या फिर केंद्र सरकार से पहले सैंक्शन ले लिया जाए, उसके बाद ही FIR की जाए और उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी गया और उसने FIR दर्ज करवा दी और पुलिस ने 124 में परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट के इस तरह का जो डायरेक्शन था, उस डायरेक्शन को मुझे लगता है अब क्लैरिटी लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद आ गई है और मुझे भी लगता है कि सेडिशन जैसे लॉ की भारत को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके बगैर काम नहीं चल सकता। बाकी तो सरकार डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन मुझे लगा कि जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट से आप सबको अवगत करा दूं। जो जुडिशरी पढ़ने वाले बच्चे हैं, हायर जुडिशियल सर्विसेज पढ़ने वाले हैं, लिमिटेड एग्ज़ाम देने वाले हैं, सूटेबिलिटी टेस्ट देने वाले हैं, उनके लिए लॉ कमीशन की रिपोर्ट 279 बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको इसको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लॉ का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के एग्ज़ाम में ये मामला आएगा, क्योंकि 124 कैपिटल ए लगातार डिस्प्यूट में बना हुआ है, कोर्ट में चैलेंज है। इसलिए मुझे एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन मैंने करने की कोशिश की। आप सबको कैसा लगा होगा वो आप ज़रूर इस पर नीचे लिख कर बताएंगे। और आपको क्या लगता है, जो खास तौर से कानूनी लीगल फेटर्निटीज़ हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो ज़रूर इस पर कमेंट करेंगे और अपने विचार, अगर उनके पास कोई जजमेंट है, अगर उनके पास कोई इसका विषय है, उनके कोई अपने थॉट हैं, उनकी कोई लीगल रीजनिंग है, तो लिख कर बताइएगा। हमारी टीम उसको पढ़कर एक बार फिर से मैं आपके माध्यम से मैं सीखने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।